दोस्तों एक लड़का होता है जो अपने ही गांव से एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट करता है और एक नौकरी के चक्कर में उत्तर प्रदेश के नोएडा में जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा में उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और बढ़िया वो पैसे कमाने लगता है और उसकी शादी हो जाती है और अपनी बीवी के साथ में वहीं रहने लगता है। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद में जब पुलिस उसकी मौत का राज खोलती है तो दोस्तों वजह कुछ ऐसी निकलती है कि हर कोई सुन के परेशान था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। मैं आपको कहानी में ले चलूं इससे पहले प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के नोएडा की और नोएडा के अंतर्गत एक इलाका लगता है बिसरक। उसमें एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रूपेश सिंह। उम्र थी लगभग 33 साल के आसपास और उसी के साथ उसकी एक पत्नी रहती थी जिसका नाम था अमृता। अमृता की उम्र थी लगभग 30 साल के आसपास। उनको एक बेटा था जिसका नाम था आयुष्मान। उसकी उम्र लगभग थी 6 साल के आसपास। रूपेश वहाँ पर काम करता था और फैमिली के साथ में बड़ा हंसी खुशी से रहता था। 28 अप्रैल 2019 को लगभग 2 बजे के आसपास रूपेश मार्केट से कुछ सामान खरीदने के लिए अपनी गाड़ी से जाता है और अपनी पत्नी से कह जाता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, तो मेरा इंतज़ार करना, मैं कुछ सामान ले आऊँ। रूपेश जब चला जाता है लगभग 2 बजे, तो 2 से 3, 4, 5 बज जाते हैं लेकिन रूपेश वापस नहीं आता है। तो उसकी पत्नी अमृता को कहीं ना कहीं मन में डर सताने लगता है, तो वो रूपेश के मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने लगती है। लेकिन दोस्तों रूपेश का जो फ़ोन होता है वो स्विच ऑफ जा रहा होता है, कोई उत्तर नहीं उधर से मिलता है। तो वो परेशान होने लगती है और धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा था तो अमृता के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। लगभग जब 7 बज जाते हैं तो अमृता रूपेश के दोस्त प्रशांत को फ़ोन करती है और अपने बहनोई ओमवीर को फ़ोन करती। दोनों पास में ही रहते थे, 10 मिनट की दूरी थी। प्रशांत और ओमवीर दोनों आ जाते हैं और सारी बात अमृता उन दोनों को बताती है। प्रशांत कहता है चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, पहले कंप्लेंट करते हैं। तो ओमवीर कहता है एक काम करते हैं, पहले हम तुम ढूंढते हैं और उसके बाद अगर रूपेश नहीं मिलता है तो हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। प्रशांत इस बात से सहमत हो जाता है और तीनों अब ढूंढने चले जाते हैं। साथ में जो उनके सोसाइटी का गार्ड होता है सुमित, उसको भी साथ में ले लेते हैं। अब ये तीनों ढूंढने जाते हैं और ढूंढते ढूंढते जब रात के 10 बज जाते हैं, इन्हें रुपेश नहीं मिलता है तो वापस आ रहे होते तो देखते हैं कि हनुमान मंदिर सर्विस रोड के पास रुपेश की गाड़ी खड़ी है। ये तीनों जब पहुंचते हैं तो अंदर का नज़ारा जब देखते हैं तो सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि जो रुपेश था उसके सर पे गोली लगी हुई थी और उसकी डेड बॉडी गाड़ी के अंदर थी। जब इतना देखते हैं तो तुरंत ही प्रशांत पुलिस को कॉल करता है और मौके पर पुलिस की टीम पहुंच जाती है और गाड़ी का अच्छे से निरीक्षण करने के बाद में देखती है तो रुपेश की जो चैन थी, अंगूठी थी, पर्स थे, ये सारे गायब थे। दोस्तों पुलिस को देख के ऐसा लग रहा था कि चोरी के मामले से इनकी हत्या की गई। बाकी पुलिस वालों को जब खबर करते हैं तो रुपेश की जो पत्नी होती है उसे भी खबर दी जाती है। तो अमृता भी अपने बच्चे के साथ आती है और जैसे ही रुपेश को देखती तो फूट फूट के रोने लगती है। और पुलिस वाले थोड़ी बहुत पूछताछ अमृता से करते हैं और उसके बाद में पुलिस वाले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं और अमृता से कहते हैं कि कल सुबह आके थाने में तहरीर दे जाना जिससे मैं आगे की कार्रवाई कर सकूं। दोस्तों जब सुबह होता है प्रशांत थाने पहुंचता है और प्रशांत जब थाने पहुंचता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि रुपेश के परिवार वाले क्यों नहीं आए, उसके घर वाले क्यों नहीं आए। तो प्रशांत कहता है कि मैं वहीं से आ रहा हूँ, उनके घर से आ रहा हूँ। वो सारे ये कह रहे हैं क्या तहरीर देने से रुपेश वापस आ जाएगा। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब तक तहरीर ही कोई नहीं देगा तो वो आगे कार्रवाई क्या करेंगे। फिर भी प्रशांत के कहने पर 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा पुलिस वाले दर्ज कर लेते हैं और अपनी कार्रवाई करने लगते हैं। अब पुलिस वालों को बड़ा अजीब लग रहा था कि किसी के घर का कोई सदस्य का कत्ल हो गया और वो लोग तहरीर तक देने नहीं आए। दोस्तों अब पुलिस वाले जो होते हैं वो दोबारा से अमृता से थोड़ी बहुत पूछताछ करते थे। अमृता बताती है कि जो मेरे पति थे वो 2 बजे के आसपास 28 अप्रैल को अकेले गए थे सामान लेने के लिए, कुछ इस तरह की बात बताती है। अब पुलिस वाले जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन्हें खंगालने लगते हैं।
जैसे ही सीसीटीवी कैमरे देखते हैं पुलिस वाला तो उनको दिखता है कि गाड़ी से वो अकेला नहीं, उसका बहनोई ओमवीर भी उसके साथ जा रहा। अब उसको शक होने लगता पुलिस वालों को, क्योंकि उसकी पत्नी तो बताया था कि रूपेश अकेला ही गया और इसके साथ तो ओमवीर जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से ही अब ओमवीर को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और पूछते हैं कि ये बताओ इसका खून कैसे हुआ, क्योंकि उस दिन तुम साथ थे। दोस्तों पहले तो ओमवीर इधर उधर घुमाता रहा, उसके बाद में जब पुलिस वाले सख्ताई से पूछते हैं तो वो सारा राज बता देता, और जो कहानी वो बताता है उसे सुनने के बाद में आप लोगों को भी विश्वास नहीं होगा। ओमवीर बताता है जो रूपेश था उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह होता है, जो महोबा के मोहारी गांव का होता है। वहीं पर रूपेश अपनी एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट करता है आज से लगभग 6 साल पहले, और उसके बाद में वो नोएडा में एक नौकरी के लिए आ जाता है। उसे नोएडा में नौकरी अच्छी ही नहीं मिलती, बहुत अच्छी मिल जाती है और वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है। रूपेश के जो पिताजी होते हैं 2013 में रूपेश की शादी करा देते हैं और कुछ समय बाद रूपेश अपनी पत्नी अमृता को लेकर के नोएडा के बिसरक में ही एक किराए के रूम पे रहने लगता है। लगभग 3 साल बाद उसके पास अच्छा पैसा हो जाता है तो बिसरक में ही एक वो फ्लैट ले लेता है, और फ्लैट लेने के बाद में जब उस पर थोड़ा और पैसा होता है तो वो इंटीरियर डिजाइन का काम करवाता है फ्लैट में। दोस्तों इंटीरियर डिजाइन का काम कोई और नहीं, स्वयं ओमवीर करता था। जब ओमवीर काम करने आता था तो उसकी रूपेश से अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्तों ओमवीर और रूपेश एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काम हो तब भी आता था ओमवीर, काम ना हो तब भी आ जाता था। और अब जो रूपेश की पत्नी थी अमृता, उससे ओमवीर भाभी कहता था। अब देवर भाभी का हंसी मजाक भी चलने लगता है और दोस्तों अच्छे से कहानी कटती है। अब रूपेश घर पे हो तब भी ओमवीर आ जाता था, नहीं हो तब भी आ जाता था, क्योंकि उसके संबंध अच्छे बन चुके थे। और जो उसकी पत्नी थी अमृता, जिससे वो भाभी कहता था, उससे हंसी मजाक करता था। दोस्तों ये हंसी मजाक कब प्रेम प्रसंग में बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद में अब ओमवीर रूपेश के पीछे घर आता है और उसकी पत्नी से घंटों घंटों बातों करता है। दोस्तों एक समय वो आता है जब रूपेश की पत्नी अमृता से ओमवीर के शारीरिक संबंध बन जाते हैं, सारी मर्यादाएं टूट जाते हैं। दोस्तों ओमवीर हापुड़ के फतेहपुर का रहने वाला होता है। अब अमृता से सब शारीरिक संबंध बन जाता, प्रेम प्रसंग चलने लगता। अब उनका मिलना जुलना रोज का हो जाता। लेकिन दोस्तों रूपेश को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि ओमवीर और उसकी पत्नी के बीच में क्या चल रहा है। दोस्तों समय कटता रहता है। कुछ समय जब होता है कि फरवरी 2019 में अमृता की मौसेरी बहन शिखा आ जाती है और उसके साथ में ही कुछ समय के लिए रहने लगती। अब दोस्तों ओमवीर को बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था अमृता से मिलने के लिए। अब इधर ओमवीर भी बेचैन हो जाता है, अमृता भी बेचैन हो जाती है एक दूसरे से मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों क्या करें, मिल नहीं सकते। ओमवीर एक प्लान बनाता है और अमृता से कहता है कि मैं तुम्हारी मौसेरी बहन शिखा से शादी कर लेता हूँ तो मैं तुम्हारा रिश्तेदार बन जाऊंगा और इसके बाद में हम आ सकेंगे, खूब मिल सकेंगे। अमृता भी राजी हो जाती है तो ओमवीर रूपेश से कहता है कि मैं शिखा से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों रूपेश भी जानता था कि ओमवीर अच्छा कमाता है तो वो राजी हो जाता है और एक समय जब आता है जब शिखा से ओमवीर की शादी करवा देता है। शिखा 10-12 दिन ओमवीर के साथ रहती है, उसके बाद जब उसकी चौथी चल जाती है वो मायके चली जाती है। दोस्तों पता नहीं कहां से कैसे रूपेश को ये खबर लग जाती है कि उसकी अमृता पत्नी और उसका जो दोस्त था ओमवीर, उसके बीच में नाजायज संबंध हैं। रूपेश अमृता से कहता है कि ओमवीर अब इस घर में आना नहीं चाहिए, अगर आया तो अच्छा नहीं होगा। जब इतनी बात अमृता ओमवीर को बताती है तो दोनों तड़प उठते हैं। ओमवीर कहता है रूपेश जब तक जिंदा रहेगा तब तक हम दोनों मिल नहीं सकते, और तरह तरह से अब अमृता के पति के बारे में जहर भरना चालू कर देता और अमृता भी उसके खिलाफ अब भड़कने लगती है और दूरी बना लेती है। दोस्तों कुछ समय जब गुजरता है तो ओमवीर स्पष्ट शब्दों में कह देता है कि जब तक रूपेश जिंदा रहेगा हम मिल नहीं सकते हैं, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। जो अमृता होती है ओमवीर के प्यार में इतनी अंधी होती है कि वो भी अपने पति को मारने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों लेकिन उसको रास्ते से हटाना इतना आसान काम नहीं था, इसलिए ओमवीर कहता है रूपेश को हटाने के लिए कोई सुपारी किलर को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मेरे पैसे नहीं।
जैसे ही बात पैसे पे आती है तो अमृता कहती है पैसे की चिंता तुम मत करो, वो मैं इंतजाम कर दूंगी। दोस्तों जो ओमवीर होता है वो सोसाइटी गार्ड सुमित से मिलता है और सारी कहानी बताता है। दरअसल सुमित पहले ही से ओमवीर से कहता है कि कोई ऐसा काम मुझे मिल जाए जिसमें बहुत पैसा हो और मैं ये गार्ड की नौकरी छोड़ करके कोई अपना बिजनेस डाल लूँ। जब ये बात ओमवीर सुमित से कहता है तो वो मान जाता और रुपेश की सुपारी ले लेता है और वो 3 लाख रुपए मांगता है। जब 3 लाख रुपए मांगता है तो ओमवीर अमृता से बोलती है कि 3 लाख रुपए मांगे, तो अमृता अपने गहने वगैरह बेच के और कुछ उसके पास होते 1.5 लाख रुपए ओमवीर को दे देती है और 1.5 लाख रुपए में 1 लाख रुपए ओमवीर सुमित गार्ड को दे देता है और 50,000 रुपए खुद ही रख लेता है। दोस्तों जो उसने ओमवीर ने 50,000 रुपए रखे थे उसमें से 8,000 रुपए का एक हथियार लेता है और अपने घर चला जाता है। दोस्तों अब वो सही समय का इंतजार करने लगते हैं। अब समय आता है 28 अप्रैल 2019, दिन होता है रविवार। उस दिन अमृता अपने पति से कहती है कि जाओ तुम मार्केट से कुछ सामान ले आओ जा करके। दोस्तों उस समय ओमवीर भी उसी के घर पे आया हुआ होता है। ओमवीर कहता है रुपेश से कि मैं भी चलूंगा, मुझे भी कुछ सामान लाना है। तो रुपेश कहता है ठीक है तुम भी चलो। रुपेश से ओमवीर कहता है तुम गाड़ी निकालो, जब तक मैं पैसे उठा लाऊं, मेरे पैसे कमरे पे रखे हैं। दोस्तों इतनी जब वो सुनता है तो वो ठीक कह देता है, कहता उठा लाओ। ओमवीर अब अपने रूम पर जाता है और वहां पर जो उसका हथियार होता है वो साथ में लेता है और फोन करता है सुमित को कि इस तरह से हम लेके आ रहे हैं और तुम प्लान के साथ वहां खड़े मिलो। जो सुमित होता है उसी के गांव का एक दोस्त होता है जिसका नाम भानु होता है, उसे भी इस प्लान में शामिल कर लेता है। और दोस्तों जो ओमवीर होता है वो वापस आ जाता है रुपेश के पास में। 15-20 मिनट बाद जब आता है तो रुपेश अपनी गाड़ी निकाल चुका होता है, उसी में ओमवीर बैठता है, दोनों निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूरी पर चलने पर आगे जो सुमित और उसका दोस्त भानु खड़ा होता है, प्लान के मुताबिक वो भी मिल जाते हैं। तो ओमवीर गाड़ी रुकवा लेता है। रुपेश उन दोनों को नहीं जानता था लेकिन ओमवीर अच्छी तरीके से जानता था। ओमवीर कहता है सुमित से तुम यहाँ कैसे खड़े? तो सुमित कहता मुझे आगे गोल चक्कर तक जाना था, कोई ऑटो नहीं मिल रहा है, ऑटो के इंतजार में खड़े हैं। ओमवीर कहता मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आ जाओ बैठ जाओ। और इस तरह बहाने से वो भानु को और सुमित को भी गाड़ी में बिठा लेता है और गाड़ी आगे के लिए अब रुपेश बढ़ा देता है। दोस्तों हनुमान मंदिर सर्विस रोड के पास बिल्कुल सुनसान सब जब जगह दिखती है तो वहां पर ओमवीर रुपेश से कहता गाड़ी रोको। जैसे रुपेश गाड़ी रोकता है तो ओमवीर से पूछता है कि गाड़ी क्यों रुकवाई। इतने में ओमवीर कुछ बताता, ओमवीर सीधा अपना हथियार निकालता, उसके माथे पर रखता और ट्रिगर दबा देता है। मौके पर ही रुपेश की मौत हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों घड़ी, चैन, पर्स वगैरह ये सारा कुछ निकाल लेता है जिससे पता चले पुलिस वालों को। जानबूझकर ये निकालता है, पुलिस वाले सोचे कि शायद चोरी की वजह से ये वारदात को अंजाम दिया गया और वहां से ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ओमवीर जो होता है वो अमृता के पास सीधा उसके कमरे पे आता और कहता काम हो गया है। और वो फोन करता है रुपेश के दोस्त प्रशांत को और उसी के साथ में ड्रामा करके उसे ढूंढने का नाटक करता है। और जब नहीं मिलता है तो दोस्तों प्रशांत पुलिस कंप्लेंट करता है और इस तरह जब पुलिस वालों को ओमवीर सारी कहानी बताता है तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, औरत ने खुद ही अपना घर बर्बाद कर लिया। अब ओमवीर की तहरीर पर अमृता को, भानु को और गार्ड सुमित तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता। अब ये चारों अपराधियों को जिला कोर्ट में पेश किया जाता और वहां से जेल भेज दिया जाता। दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों मेरी मेहनत थोड़ी सी भी दिखे तो एक लाइक कर दें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और एक घंटी आएगी उसको दबाकर ऑल पे कर दें जिससे मेरी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे वो लोग भी जागरूक हो सके, जो इस तरह के क्राइम चल रहे हैं इनसे बच सकें। दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलते किसी नए कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।